मैं थोड़ी सी बात बताता हूँ, पूरी बात तो आगे जब आगे पढ़ेंगे, मूवमेंट पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। 1905 में आपने पढ़ा होगा, कर्जन एक कांड कर देता, बंगाल विभाजन। क्या कर देता है? अगस्त के आसपास उसने बंगाल का विभाजन कर दिया। तो उसके खिलाफ एक आंदोलन चलता है, उस आंदोलन का नाम है स्वदेशी आंदोलन। क्या नाम है? जब बंगाल का विभाजन हुआ, तो हमने अंग्रेजों का बंगाल का विभाजन मत करो, अंग्रेजों का हम तो करेंगे, हम तुम्हारी बातें मानेंगे नहीं। तो हमने कहा अंग्रेजों पे दबाव लाने के लिए क्या करें, तो हमने कहा हम अंग्रेजों का सामान नहीं खरीदेंगे, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार। क्या करते हैं? विदेशी वस्तुओं का। और जब अंग्रेजों का सामान नहीं खरीदेंगे तो अंग्रेजों को क्या होगा? घाटा। अंग्रेजों को घाटा होगा तो अपनी बात मान लेंगे, पर अंग्रेजों को कोई घाटा नहीं हुआ तो भी अंग्रेजों ने अपनी बातें मानी। तो जब हम विदेशी कपड़े नहीं खरीदेंगे, विदेशी वस्तु नहीं खरीदेंगे, तो फिर क्या खरीदेंगे? स्वदेशी। इसलिए आंदोलन का नाम ही क्या था? स्वदेशी आंदोलन। क्या नाम था? अगस्त के आसपास शुरू हो गया। कब शुरू हो गया? जुलाई के आसपास बंगाल विभाजन हुआ था, अगस्त में स्वदेशी आंदोलन शुरू हो जाता है। कांग्रेस का अधिवेशन होता दिसंबर। कांग्रेस का कब होता? बंगालियों ने स्वदेशी आंदोलन शुरू कर दिया, कांग्रेस का अधिवेशन कब हुआ? दिसंबर। कहां पे हुआ? बनारस। तो पूछा भाई कांग्रेस वो बंगाल में चल रहा है स्वदेशी आंदोलन, क्या तुम इसके साथ हो कि नहीं हो? कांग्रेस ने कहा कि हाँ बंगालियों तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे। इससे पहले कांग्रेस ने कोई आंदोलन किया नहीं था। 1885 में कांग्रेस बनी है। कांग्रेस का पहला कोई आंदोलन था तो वो कौन सा था? स्वदेश। कौन सा था? इसका मतलब 1885 से लेकर 1905 के बीच में कांग्रेस कोई भी आंदोलन करती, क्योंकि उस समय जो कांग्रेस के नेता थे उनका मानना था कि आंदोलन करने की कोई आवश्यकता। अंग्रेजों को बात बताओ, अंग्रेज अपनी बात समझ लेंगे, क्योंकि एयो ह्यूम ने यही कहा था। एयो ह्यूम ने कहा था भाई भारतीयों की बातें अंग्रेजों को पता ही नहीं चलती, और यदि भारतीयों की बातें अंग्रेजों को पता चल जाएगी तो अंग्रेज उन समस्याओं का क्या कर देंगे? समाधान। तो वो एजुकेटेड इंडियंस इस बात को विश्वास करते थे, इसलिए उन्होंने कहा भाई ठीक है। तो हर साल इकट्ठे होते, 3 दिन की मीटिंग करते, मीटिंग में अपनी समस्याएं लिखते, अंग्रेजों को देख के आते, अंग्रेजों को हमारा समाधान कर दो। थोड़ा बहुत समाधान अंग्रेज कर भी देते, लेकिन पूरी तरीके से अंग्रेजों ने भी ढंग से समाधान। 20 साल तक अंग्रेज की नेतागिरी यही है, मीटिंग करो, जाओ, एप्लीकेशन दे के आओ, वापस आ जाओ। अगले 3 दिन फिर मीटिंग करो, फिर एप्लीकेशन दे के आओ, फिर वापस आ जाओ। अगले 3 दिन फिर मीटिंग करो, अगले साल फिर 3 दिन आओ। बस साल में 3 दिन के लिए मिलते हैं, इसके अलावा कांग्रेस का कोई ज्यादा लेना देना नहीं था। अब कांग्रेस में 3 नए नेता है, लाल बाल पाल। कौन है? लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल। कौन कौन नेता? लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र। और इन्होंने कहा भाई साहब ये क्या है, भीख मांगनी है। तुम क्या करते हो? 3 दिन इकट्ठे होते हो, और 3 दिन इकट्ठे होकर एक एप्लीकेशन तैयार करते हो, और एप्लीकेशन तैयार करके अंग्रेजों के पास जाते हो। अंग्रेजों को गवर्नर जनरल के पास जाकर, मैं कम इन सर, वो कहता बाहर बैठो एक बार, 1 घंटे बाद आना, तो तुम बाहर बैठे रहते हो। 1 घंटे बाद वो बुलाता है, वो कहता सिट डाउन, बैठ जाओ। आप कहते नहीं नहीं सर खड़े हैं सर, एक ही बात, आपके सामने कैसे बैठेंगे? बता हाँ प्रॉब्लम बताओ। तो आप कहते ये लो सर एप्लीकेशन लेके आए थे, हमारा एप्लीकेशन देख लो, और सर हमें पता है आप भारत में बहुत अच्छा राज कर रहे हैं, आपसे अच्छा राज कोई भी नहीं कर सकेगा, और सर प्लीज इंडिया छोड़ के मत चले जाना। ये अंग्रेजों, तुम भारत के लिए बहुत अच्छे आदमी हो, यदि तुम इंडिया छोड़ के चले गए हम आपस में लड़ने लग जाएंगे, इसलिए तुम इंडिया छोड़ के मत जाना। यदि तुम इंडिया छोड़ के चले गए हम पैर पकड़ के वापस लाएंगे। ऐसा गोखले ने कहा था। किसने कहा था? अंग्रेजों, तुम इंडिया छोड़ के यदि तुम चले गए तो तुम्हें हम पैर पकड़ के वापस लेके आएंगे, तुम्हारे यहाँ रहना बहुत जरूरी है, और तुम बहुत भले लोग हो, और हमें पता है तुम भारत की समस्याओं का समाधान करते हो, लेकिन फिर भी ये एप्लीकेशन है सर, देख लेना टाइम मिले तो। अगले साल वापस जाते, वापस जाकर सर हम आपको 16 समस्याएं दे के गए थे, और आपने 3 समस्याओं का समाधान कर दिया, केवल 13 बची है सर, देख लेना टाइम मिले तो। और थोड़ी ये 4-5 और लिख के लाए थे, इन पे भी देख लेना। फिर अगले साल वापस ये क्या थे। कुल मिला के एप्लीकेशन का ही दौर चलता है, इसके अलावा कुछ भी करते। तिलक ने कहा है तो हाथा जोड़ी यार, भिक्षावृत्ति है, भीख मांगनी है जाके अंग्रेजों से, ये क्या तरीका हुआ? अब तिलक थोड़ा नए प्रकार के नेता है, थे तो तिलक भी एप्लीकेशन ही दे के आते, पर तिलक का तरीका थोड़ा अलग था। पहले वाले जितने भी जाया करते थे वो सारे के सारे एकदम सूटेड बूटेड, ऊपर तक कोट के बटन बंद किए हुए, इधर 3 पेन टांगे हुए, इधर 3 गुलाब के फूल टांगे हुए। इंग्लिश बोलने वाले लोग सारे जाके इंग्लिश में बात करते, मैं कमीन सर के अंदर जाते। अब तिलक आया, तिलक धोती बांधी हुई, एक पल्ला इधर पकड़ा हुआ, 5-7 आनिए बानिए इधर, 5-7 आनिए बानिए इधर, यूनिवर्सिटी वाले नेता होते हैं उस टाइप के एकदम तिलक। और 5-7 यूं आगे चलते, भाई साहब आ रहे हैं साइड में जाओ, भाई साहब आ रहे हैं साइड में जाओ। अब तिलक में आए कमीन सर नहीं कहते, तिलक सीधे सीधे जाते, एप्लीकेशन रखते, साथ में जाकर कहता आज का आज काम होना चाहिए। ये तिलक थे। ये कौन थे? तो 85 तक जो नेता थे वो नरम नरम बातें करते, इसलिए उनको बोलते हैं नरम दल। क्या बोलते हैं? अब थोड़ी गरम गरम बातें हो रही, इसलिए क्या बोलते हैं? तो 1905 के बाद कौन सा आ गया? गरम दल। और इस गरम दल ने आके कहा आंदोलन करो, एप्लीकेशन देने से कुछ ही नहीं होगा। और तिलक ने कहा 3 दिन तक यदि मेंढक टर्राए तो बरसात नहीं होती है। भाई मेंढक टर्राते हैं,
बरसात के टाइम में मेंढक टर्राने लग जाते हैं, तो मेंढकों की तरह टर्राते हो यार, बरसात आती है उस टाइम। ऐसे साहब बरसात नहीं होती है, हमें पॉलिटिक्स करनी पड़ेगी, ढंग से पॉलिटिक्स करनी पड़ेगी। इसलिए उन्होंने कहा हमें आंदोलन करना पड़ेगा। इसलिए गरम दल वाले आंदोलन लेके आए थे स्वदेशी। क्या लेके आए? कौन सा लेके आए? स्वदेशी। और स्वदेशी हिट हो गया और कांग्रेस को स्वदेशी मूवमेंट का सपोर्ट करना पड़ा। अब गरम दल वालों का कॉन्फिडेंस बढ़ा तो गरम दल वालों ने कहा अब अगला अधिवेशन देखो, अगले अधिवेशन में अध्यक्ष बनाएंगे बाल गंगाधर तिलक को। किसको बनाएंगे? नरम दल वाले ही गए। नरम दल वालों को लगा 20 साल की दुकानदारी बंद कर देगा, ये बड़ा ये मोटा आदमी है, बदमाश है, और ये छोरे इसके साथ घूमते रहते हैं, कूटामारी कर लेंगे अपने साथ। इसलिए उनको लगा यार क्या किया जाए, तिलक अध्यक्ष नहीं बनना चाहिए, तिलक अध्यक्ष नहीं बनना चाहिए, तिलक कौन विरोध करे तिलक का। तो लंदन में बैठे हुए एक आदमी को बुलाया गया, दादा भाई नौरोजी। किसको बुलाया? मरने वाले हैं डोकरे एकदम, लंदन में बैठे। उनको कहा दादा भाई एक बार प्लीज वापस आओ, आप आ जाओगे तो हम कह देंगे दादा भाई लंदन से चला के आगे तो अध्यक्ष कौन बनेंगे? दादा भाई। तो तिलक अपनी बात कर नहीं पाएगा, तो उन्होंने कहा ठीक है। तो 1906 में अधिवेशन होता है कलकत्ता। कहां पर होता है? अध्यक्ष कौन बने? दादा भाई नौरोजी। हमेशा ना पहले की बात उनके साथ की जाती है जो संख्या में कम होते। हिंदू तो बढ़ने ही, कांग्रेस के 100 प्रेसिडेंट बने, उनके अंदर 90 हिंदू बने होंगे, 10 माइनॉरिटी है, उनका याद करना पड़ेगा। साहब ये थोड़े से थे फिर भी बनाए, ये बड़ी बात होती है ना। बस वही बात आगे बस समझ में। तो हिंदू बने थे, बीच में खूब सारे बने। हाँ, तो 1906 में अधिवेशन हो रहा है, उसमें अध्यक्ष कौन बन रहे हैं? दादा भाई नौरोजी। अधिवेशन कहाँ हो रहा है? अच्छा, गरम दल वाले चाहते थे किसको बनाए? बाल गंगाधर तिलक। लेकिन वो नरम दल वाले किसको बुला गए? दादा भाई नौरोजी को। इसलिए अध्यक्ष कौन बन गए? दादा भाई नौरोजी। अच्छा, तिलक का यह कहना था कि केवल स्वदेशी वस्तुएं क्यों? स्वदेशी वस्तुओं का मतलब क्या? हमारे देश की वस्तुएं, हम अंग्रेजों की वस्तुओं का प्रयोग नहीं। तिलक ने कहा हमारा राज, स्वराज चाहिए। क्या चाहिए हमें? स्व, अपना राज मतलब हमारा। अंग्रेजों का राज क्या काम का, हमें खुद का राज चाहिए। और नरम दल वाले जानते थे कि यदि अभी ये बातें की ना, स्वराज स्वराज बातें की, अंग्रेज जूते मारेंगे, अंग्रेज कूटेंगे, तिलक पड़वाएगा सबके मार। ये तो मोटा ताजा, इसके तो बिगड़ेगा नहीं, अपने सिंगल पसली सारे अपने हड्डियां तोड़ जाएंगे अंग्रेज। इसलिए अंग्रेजों ने, नरम दल वालों ने दादा भाई नौरोजी का कहा कि तिलक है ना फालतू की बकवास करता रहता है और इसकी बातें मत मानना। तिलक ने दादा भाई नौरोजी को साइड में लेकर, दादा भाई नौरोजी इस अधिवेशन में स्वराज की मांग करनी है। किसकी मांग करनी है? यदि स्वराज की मांग नहीं की तो ये देख रहे हो पीछे छोरे खड़े हैं, छोरे मैं चढ़ाए खड़े खड़े, कहा वापस लंदन जाने की टिकट फाड़ देंगे, वापस लंदन जाने। दादा भाई नौरोजी ने कहा ठीक। अब नरम दल वाले तो कह रहे हैं स्वराज की मांग नहीं करनी, तिलकन कह रहे हैं स्वराज की मांग करनी, और दादा भाई नौरोजी भाषण देने लगे। दादा भाई नौरोजी पहले भाषण में इधर उधर की बातें करे, अंग्रेजों ने हमारे देश को लूट लिया है, अंग्रेजों ने हमारे देश में ये कर दिया, मैंने लंदन में ये किया है, मैंने लंदन में वो किया है। नरम दल वाले का ठीक है कोई बात नहीं कर रहे। तिलक सामने बैठा बैठा करेगा, असली बात करो यार, क्या मतलब क्या इस बात का। और तिलक आंखें निकाले रहे, उन छोरों को कहे छोरो खड़े हो जाओ, छोरे खड़े होने लगे। दादा भाई नौरोजी लगा बाटे मारेंगे बेटे छोरे। तो दादा भाई नौरोजी ने चलते चलते कहा मैं जिसका स्वराज मांगता हूं। नरम दल वालों का नहीं मांगा नहीं मांगा, तिलक को कहा मांग लिया, खांसी आ गई थी तब आ गई थी। कुल मिलाकर 1906 में दादा भाई नौरोजी से स्वराज मंगवा लिया। अब दादा भाई नौरोजी तो भाई जैसे तैसे करके अपना मामला निपटा के वापस गए लंदन। अगला अधिवेशन होना है बाद में, इस बार आपका नागपुर। कहां पर होना है? कहां पर होना है? नागपुर। तिलक ने कहा इस बार देखते हैं, इस बार अध्यक्ष बनवाएंगे लाला लाजपत राय को। किसको बनवाएंगे? कि नागपुर महाराष्ट्र में, तिलक महाराष्ट्र के थे इसलिए तिलक तो बन नहीं सकते। तिलक ने कहा अपना, मैंने बताया था जहां पर अधिवेशन होता था वहां के किसी बंदे को अध्यक्ष बनाते, नागपुर में अधिवेशन होना, नागपुर में तिलक तो बन नहीं सकते। तो तिलक ने कहा कोई बात नहीं, अपना दूसरा बंदा बनवाएंगे। अपना बंदा कौन? तो लाला लाजपत राय। कौन है? तो इस बार अध्यक्ष किसको बनवाएंगे? लाला। नरम दल वाले जानते थे यदि लाला लाजपत राय अध्यक्ष बन गए तो ये तो अपनी मांगे रख देंगे, और यदि ये नागपुर पुणे इस जगह पे महाराष्ट्र में कहीं पर अधिवेशन हो गया तो तिलक अपनी बातें भी वहां मनवा लेगा। नरम दल वालों को थोड़ी चलती थी, सीनियर तो वही थे, तो इन टाइम पर अधिवेशन चेंज करवा दिया सूरत। तिलक ने कहा कोई बात नहीं है, अपने छोरों को सबको कहा अपने तो ट्रेन में चढ़ो रहे बिना टिकट के, सारे के सारे कहां चलेंगे? सूरत, और सूरत जाके कर लेंगे। अब तिलक सूरत आ गए। उधर नरम दल वालों के बड़े नेता है फिरोज शाह मेहता और गोपाल कृष्ण गोखले। कौन नेता है? फिरोज शाह मेहता और गोपाल कृष्ण गोखले। तो तिलक 3 दिन पहले चले गए अधिवेशन से, और तिलक ने पहले जाके फिरोज शाह मेहता और गोपाल कृष्ण गोखले से बातचीत करने का प्रयास किया कि बैठ के बात तो करो, आपकी मांगे हमारी मांगे क्या है, बात तो करते हैं इन पे। लेकिन फिरोज शाह मेहता और गोपाल कृष्ण गोखले ने फोन ही ऑफ कर लिया, तिलक से कोई बातचीत। तिलक ने कहा कोई बात नहीं, हम अध्यक्ष बनवाएंगे लाला लाजपत राय को। किसको बनवाएंगे? पर भाई ऊपर मंच में तो सारे नरम दल वाले बैठते, वो बूढ़े लोग थे सारे के सारे, और उन्होंने जाकर दिया कि इस बार अध्यक्ष होंगे रास बिहारी घोष। कौन होंगे? रास बिहारी घोष।
तिलक ने कहा कोई बात नहीं, जो बन गया वो बन गया, अपनी बातें तो अपने मनवाई लेंगे। तिलक का ये कहना था कि 1906 के अधिवेशन में हमने मांग की थी स्वराज। क्या मांग की थी? स्वराज का मतलब क्या है? अपना राज, मतलब आजादी। आंदोलन चलाओ, आजादी के लिए आंदोलन चलाओ भाई। और नरम दल वालों का कहना था कि हम ऐसा कोई भी आंदोलन चलाएंगे तो आप बातचीत तो अधिवेशन में कर सकते हो और तो कहां पर कर सकते हो। तो तिलक ने कहा 1906 में बात की गई स्वराज, अब साथ में बताओ आंदोलन चलेगा कि नहीं चलेगा। और नरम दल वालों ने कहा कि आंदोलन तो चलाएंगे नहीं। इस बात में भाई तिलक को और गरम दल वालों को आया गुस्सा। उन्होंने वही अधिवेशन में नरम दल वालों को कूटना शुरू किया, कुर्सियां उठा उठा के पटका। एक तो किसी ने यूं चप्पल उठा के मारी जो सुरेंद्रनाथ बनर्जी के गोपाल कृष्ण गोखले के बीच में जाके पड़ी, तो नरम दल वालों को गजब कूटा। किसी नरम दल वाले ने एक ने जाके साइड में अंग्रेजों को फोन किया कि मार रहे हैं, भाग के आओ। तो अंग्रेज है, अंग्रेजों ने आगे गरम दल वालों को कूट दिया। कुल मिला के कांग्रेस वालों ने आपस में लठ मार ली। कुल मिला के नरम दल वालों ने गरम दल वालों को कांग्रेस से बाहर ही निकाल दिया। गरम दल वाले फालतू की लूटमार करते रहते हैं, तोड़फोड़ करते रहते हैं, इनका अब कोई लेना देना कांग्रेस में। अब कांग्रेस में केवल नरम दल ही बचा। कांग्रेस में केवल कौन सा बचा? गरम दल वाले या तो कांग्रेस से बाहर निकाल दिए गए। अब बाहर निकाल दिए, उनको बाहर निकाल दो, फिर क्या, फिर भी आंदोलन करेंगे। फिर भी आंदोलन करने की कोशिश की तो तिलक को अंग्रेजों ने पकड़ा, पकड़ के 6 साल के लिए बर्मा जेल भेज दिया। कितने साल के लिए? 6 साल के लिए। कौन सी जेल भेज दिया? बर्मा। लाला लाजपत राय चले गए अमेरिका। कहां चले गए? मरने दो, कोई पॉलिटिक्स नहीं करनी। विपिन चंद्र पाल ने पॉलिटिक्स से सन्यासी ले लिया। उसने कहा अपने टाटा बाय बाय, अपने पॉलिटिक्स का कोई लेना देना। एक नेता और थे अरविंद घोष। कौन थे? वो बन गए बाबा जी। 4 नेता थे, लाल बाल पाल और अरविंद घोष। बाल चले गए जेल, लाल चला गया अमेरिका, विपिन चंद्र पाल ने पॉलिटिक्स छोड़ दी, अरविंद घोष बन गए बाबा जी। कुल मिला के गरम दल पूरी तरीके से क्या हो गया? समाप्त। और नोटिस करो, देखो जनगण मन गाने वाले कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर कहाँ के? बंगाल। तो कलकत्ता में गाएंगे। कहाँ गाएंगे? वंदे मातरम लिखने वाले कौन थे? बंकिम चंद्र चटर्जी, बंगाल के थे, कलकत्ता में गाएंगे। तो वंदे मातरम भी कलकत्ता अधिवेशन में और जनगण मन भी कलकत्ता अधिवेशन। वो कलकत्ता अधिवेशन कब हुआ? 1896। ये कलकत्ता अधिवेशन कब हो रहा? 1911। उसके अध्यक्ष कौन थे? रहीमतुल्ला सयानी। इसके अध्यक्ष कौन है? बिशन नारायण धर। कौन है बिशन नारायण? तो बिशन नारायण धर की अध्यक्षता में अधिवेशन कहाँ हो रहा है? कलकत्ता। कब हो रहा है? और क्या गाया जा रहा है इसमें? क्या गाया जा? क्योंकि उस साल ब्रिटेन का राजा भारत आया हुआ था, जॉर्ज पंचम। कौन आया हुआ था? कौन आया हुआ था? और उसकी रानी मेरी है, तो उसकी मेरी नहीं है, पर उसका नाम क्या था? राजा का नाम तो क्या था? जॉर्ज पंचम। रानी का नाम? कौन है ये? ब्रिटेन की राजा और रानी। कौन है? ब्रिटेन के राजा और रानी। कहाँ आए हुए थे? इसलिए हम भारत वाले उनके स्वागत में खड़े होके गा रहे थे, जन गण मन अधिनायक जया है भारत भाग्य विधाता। हे भारत के भाग्य के विधाता जॉर्ज पंचम, हम जन गण मन प्रार्थना करते हैं। हम ब्रिटिश सम्राट के सम्मान में गीत गा रहे थे। कौन सा गीत गा रहे थे? कौन सा गीत गा रहे थे? पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, पूरा भारत तेरा आदर करता है। पंजाब सिंध गुजरात महाराष्ट्र साउथ इंडिया उड़ीसा बंगाल, सारे के सारे तेरे सम्मान के अंदर खड़े। अपने नहीं है उसमें? अपना नाम है, क्योंकि तब हम इंडिया में आते ही नहीं थे। कौन सा? वही कौन सा? 10th क्लास में हिंदी का चैप्टर था, जॉर्ज पंचम की नाक। अब तुम टाबरों ने कब 10th की? कब की तूने 10th? 5 साल पहले, मतलब कब? जब कोरोना लगा था, 2019 है ना? मैंने की 2004। तेरा जन्म कब हुआ? जन्म कब हुआ? 2000। यदि तेरे पापा मेरे दोस्त होते तो मैं तेरे पापा की बारात में जाता, है ना? मुझे क्या बता तुमने किसकी नाक और किसके कान पड़े। वही होगा भाई, जॉर्ज पंचम नाम था, वही हो, है ना? फिर वही जॉर्ज पंचम नाम का तो कोई दूसरा आदमी नहीं। चलो तुम 2003 वाले हो रहे इसमें, 2004 का भी है तुम में कोई? कौन है बताओ? 2005 का? 6 का? 6 का? 7 का? चलो शुक्र है, कम से कम 7 का तो नहीं है। क्यों बचपन बर्बाद करने के लिए आए तुम लोग? किसने कहा तुम्हें ये तैयारी करने का? किसने सलाह दी तेरे को तैयारी करने की? पापा ने भेजा? आज पापा से लड़ाई कर लेना जाके। क्यों भेज दिया मेरे को वहां पे?
चलो कोई नहीं भाई, आ गए तुम तो, आ गए छोटे छोटे बच्चे ही आ गए, इसलिए एकदम यूं नाने नाने से बच्चे हो, इसलिए मैं अच्छा, इसीलिए मैं को पुरानी बात करता हूँ। और तुम्हें पता है उस समय गांधी जी ने क्या कहा था? तुम मुस्कुराते थे कब? कब? मैं तुम्हें कहता जानते हो चौधरी चरण सिंह कौन था? कौन थे सर, कौन थे बताओ? अच्छा ये ट्रेजेडी भी, मुझे लगा यार मैं चौधरी चरण सिंह की बात बताता हूँ, तुम चौधरी चरण सिंह को क्यों नहीं जानते? और तुम्हें लगता है सर हमें क्या होता चौधरी चरण सिंह कौन? ये बात सही है। और तो मैं किसी पुरानी क्लास में पढ़ा, मेरे साथ क्या समस्या है, मैं जब शुरू शुरू में नया नया पढ़ाने लगा था ना, उस समय क्लास में ज्यादातर बच्चे मेरे से उम्र में बड़े थे। मैं पढ़ाने लगा 2012-13 में, 2012-13 में मेरी एज थी 23-24 साल, और पढ़ने वाले के 28-29 के भी आते। तो मैं एक बार एक बैच में पढ़ा रहा, उसमें फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर का बैच लगा हुआ, उसमें पढ़ाऊं। और मैंने उनको यूं को सरकारी स्कूल प्राइवेट स्कूलों की बात कर रहे थे, और मैंने कहा मैं ना सरकारी स्कूल में पढ़ा हुआ हूँ, और मुझे लगता है मेरी सबसे अच्छी पढ़ाई सरकारी स्कूल में भी थी, प्राइवेट वालों ने तो इतना अच्छा पढ़ाया नहीं जितना उन्होंने पढ़ाया था। और तुम्हें पता है क्या, 1997 में मैं थर्ड क्लास में पढ़ता था, और कल्पना चावला अंतरिक्ष गई थी, मुझे उसी दिन पता था आज कल्पना चावला अंतरिक्ष गई है। सरकारी स्कूल में और क्या सीखेंगे, यही तो है कि जब थर्ड क्लास के बच्चे को पता है कल्पना चावला कौन अंतरिक्ष में गई है, तो एक सामने स्टूडेंट बैठे हो खड़े हुए, उनका सर आप बहुत अच्छे टीचर हो, आप बातें भी बहुत अच्छी बताते हो, आपकी बातों से हमें याद भी होता है, पर प्लीज सर ये मत बताया करो मैं कौन सी क्लास में पढ़ता था उस टाइम। मैं क्यों? अभी आपने कहा कि आप 1997 में थर्ड में पढ़ते थे, हाँ मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई थी। बेइज्जती फील होती है सर, ये कोई तरीका थोड़ी होता है। वो जो उनको उस दिन बेइज्जती फील हुई थी वो सेम अभी मेरे को भी। क्या छोटे छोटे टावरों को पढ़ा रहा हूँ मैं, संन्यास लूंगा मैं, पढ़ाना बंद करूंगा। चलो क्या लिखा है? इस अधिवेशन पहली बार क्या गया क्या था? अंग्रेजों का जब राज था ना, तब भारत के दो हिस्से हुआ करते, एक वह भारत जहां पे अंग्रेजों का राज था, एक वह भारत जहां पे राजाओं का राज था। जहां पे किसका राज था? राजा। अंग्रेजों वाले भारत में आया हुआ था जॉर्ज पंचम, तो अंग्रेजों वाले भारत ने कहा कि पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। राजाओं वाला भारत अब अंग्रेजों वाले भारत में आता नहीं था, अपने पे अंग्रेजों का राज नहीं था। तो 47 में हम आजाद हुए, हम नहीं, भारत आजाद हुआ। हम तो भारत का भाग ही नहीं थे, भारत वो था जहां पे अंग्रेजों का राज था। हमारे देश तो थे जयपुर, जोधपुर, भरतपुर, टोंक, बीकानेर, धौलपुर, करौली, कोटा। अपने देश तो ये हुआ करते, फिर अपने देशों को भारत में मिला दिया गया, हमारा एकीकरण किया गया था। क्या किया गया था? इंटीग्रेशन किया गया था, हम बाद में मिलाए गए थे, पहले अपना उनसे कोई लेना देना। इसलिए ना कभी आप नोटिस किया करो, मैंने शायद पहले दिन भी आपको बताई होगी थोड़ी बहुत बातें, कि हम ऐसे पढ़ते हैं कि भाई भगत सिंह ने दिल्ली में बम फेंका और कहा इंकलाब जिंदाबाद। हम अभी आगे बढ़ेंगे, जवाहरलाल नेहरू ने लाहौर में कहा पूरी आजादी चाहिए हमें। हम पढ़ते गांधी जी ने अहमदाबाद से दांडी के बीच में यात्रा निकाली और कहा हमें पूर्ण स्वराज दो, नमक से कर समाप्त करो। पढ़ते हम। आपने कभी ऐसा पढ़ा कि गांधी जी ने करौली से लेकर हिंडौन तक की यात्रा की? आपने कभी पढ़ा कि सुभाष चंद्र बोस दुदू आए आके कहा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा? क्या आपने पढ़ा कि जवाहरलाल नेहरू मालवीय नगर आए और उन्होंने आगे कहा कि साहब ये दे दिया जाए? नहीं है ना। क्यों आते ये? यहाँ पर इनका आना ही नहीं था, क्योंकि यहाँ पे अंग्रेजी अपने अंग्रेजों के दोस्त थे, अपने अंग्रेजों के, अंग्रेज उन पे राज कर रहे थे, हम अंग्रेजों के शाबाश लगे रहो, वेरी गुड वेरी गुड। अपना अंग्रेजों से सीधा सीधा कोई लेना देना, अपने राजा थे और राजा अंग्रेजों के क्या बने हुए थे? दोस्त बने हुए थे। इसलिए अपना राष्ट्रगान के अंदर नाम आता सिंध का आता है। सिंध अपने पास नहीं है, सिंध किसके पास चला गया? पाकिस्तान। लेकिन हमने नाम रख रखा है, हमने कहा नाम हटाएंगे लेंगे, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो तरसों, कभी तो लेंगे। आज हटा दें फिर आने वाली पीढ़ी को तो पता ही नहीं चलेगा सिंध अपना है। अब अपने दिमाग में जाता है सिंध क्यों है, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, सिंध तो वही नहीं, फिर क्यों है? तो हमें याद आता है कि 47 से पहले सिंध अपना लेना है। वे पीढ़ियां जो अपने इतिहास को याद रखती है वो अपना भविष्य सुंदर बनाती है, जो लोग अपना इतिहास भूल जाते हैं उनका भविष्य बहुत खराब होता है। वे लोग जिनका इतिहास दबा दिया जाता है, वे लोग जो अपने इतिहास को भूल जाते हैं वो बर्बाद हो जाते हैं। इसलिए यदि किसी पीढ़ी को, यदि किसी समाज को, यदि किसी देश को, यदि किसी राष्ट्र को, यदि किसी सभ्यता को बर्बाद करना हो तो उनके इतिहास को क्या कर दिया जाए? दबा दिया जाए, समाप्त कर दिया जाए, उन बच्चों को वहां का इतिहास ना पढ़े। इसलिए इतिहास पढ़ना जरूरी है। जब तक हम इतिहास नहीं पढ़ेंगे तब तक हम भविष्य का निर्माण नहीं कर पाएंगे। और इतिहास का मतलब केवल राजा रानी नहीं है, इतिहास हर जगह का है। क्या विज्ञान को बिना विज्ञान के इतिहास पढ़े जाना जा सकता है? आप साइंस पढ़ते हो, 10th तक साइंस पढ़ी होगी, कहीं होगी 12th में साइंस रही होगी। हम पढ़ते हैं परमाणु का मॉडल, पढ़ते तो हम कहते हैं पहले रदरफोर्ड ने मॉडल दिया,
फिर डाल्टन ने मॉडल दिया, ये गलत हो गया, फिर ये गलत हो गया, फिर ये गलत हो गया, फिर ये सही हुआ। तो गलत वाले क्यों पढ़ते रहते हैं? सही वाले पढ़ ले, क्योंकि जब तक गलत वाले नहीं पढ़ेंगे तब तक सही वाले के बारे में जानेंगे। आप जियोग्राफी पढ़ते हैं, जियोग्राफी में आप पढ़ते हैं पहले ये थियरी थी, ये गलत हो गई, फिर ये थियरी आई, ये गलत हो गई, फिर बिग बैंग आया, ये सही हुआ। तो गलत वाली क्यों पढ़ रहे हो? यही पढ़ लो, बिग बैंग पढ़ लो, क्योंकि जब तक वो नहीं पढ़ोगे तब तक इसके बारे में जानोगे। इसका मतलब प्रत्येक सब्जेक्ट का इतिहास है। भूगोल पढ़नी है तो भूगोल का इतिहास पढ़ो, साइंस पढ़नी है तो साइंस का इतिहास पढ़ो, पॉलिटी पढ़नी है तो पॉलिटी का इतिहास पढ़ो। सब चीजों का इतिहास है। बिना इतिहास के कोई भी सब्जेक्ट है, इतिहास सब्जेक्ट में उसी प्रकार है जैसे घर में बूढ़े दादा दादी। कई बार बच्चे आकर कहते हैं सर क्यों पढ़ना है, मर गए खप गए जो लोग, उनकी बातें अपने क्यों करनी है, इतिहास क्यों पढ़ना चाहिए? तो क्या हम दादा दादी बूढ़े हो जाते हैं उनको घर से बाहर फेंक देते हैं कि काम तो आ नहीं रहे, कुछ फालतू में रोटी खा रहे हैं बैठे बैठे? दो आदमियों को उठा के ले जाना पड़ता है, उठा के बिठाना पड़ता है, सल्टा और इनको बाहर निकलो। नहीं करते ना हम, क्योंकि हमें लगता है कि इनके पास एक्सपीरियंस है, इनकी बातों से हम सीख सकते हैं। वैसे इतिहास से हम सीख सकते हैं। अब सुनो, देखो बात, मैंने बताया कांग्रेस ने पहला कोई आंदोलन चलाया था, वो चलाया था स्वदेशी। कौन सा चलाया? स्वदेशी। क्यों चलाया स्वदेशी आंदोलन? क्योंकि अंग्रेजों ने बंगाल का क्या कर दिया? हुआ क्या था, आपको नरेंद्र सर ने बताया होगा कि करजन जब भारत के अंदर आया था तो भारत में राष्ट्रवादी भावनाएं बढ़ रही थी। क्या भावनाएं थी? नेशनलिज्म बढ़ा हुआ था, और नेशनलिज्म भारत में सबसे अधिक कहीं बढ़ा हुआ था, तो वो बढ़ा हुआ था बंगाल। इसलिए करजन उस राष्ट्रवादी भावनाओं को कुचलना चाहता है, सप्रेस करना चाहता है, दबाना चाहता है। इसलिए उसने बंगाल के दो टुकड़े कर दिए, पूर्वी बंगाल और पश्चिम। अच्छा, बंगाल में भी यदि नेशनलिज्म की भावना ज्यादा थी तो वो थी बंगाली हिंदुओं में। तो किसमें थी? क्योंकि देखो उसका भी एक रीजन आप कभी नोटिस करना, 57 की क्रांति पड़ी, 57 क्रांति के नेता पढ़ो आप। दिल्ली में क्रांति कौन कर रहे हैं? बहादुर शाह जफर और बख्त खान। बहादुर शाह जफर और बख्त। लखनऊ में कौन कर रही है? बेगम हजरत महल। कौन कर रही है? बेगम। फैजाबाद में कौन कर रहे हैं? मौलवी अहमदुल्ला शाह। कौन कर रहे थे? मौलवी। इलाहाबाद में कौन कर रहा है? लियाकत अली। इलाहाबाद में कौन कर रहे हैं? उधर आपके बरेली में कौन कर रहा है? बख्त खान। कौन कर रहा है? कौन कर रहा है? सारे मुसलमान हैं। 57 की क्रांति में ज्यादातर मुसलमान है, क्योंकि 57 की क्रांति अंग्रेजों का राज खत्म करने के लिए की गई थी। अंग्रेजों का राज खत्म करके वापस वही राज लाएंगे जो पुराना था। पुराना किसका था? मुसलमानों का। इसलिए किसको बादशाह बनाने की बातें कर रहे थे? बहादुर शाह। तो 57 की क्रांति में मुसलमान बड़ी संख्या में जुड़े थे, और मुसलमानों ने कहा रहे हमारा राज इन अंग्रेजों ने छीन लिया, हमारे मुगल बादशाह का राज छीन लिया, हम अंग्रेजों को देश से बाहर निकालेंगे और वापस मुगल बादशाह का राज लाएंगे। अब चूंकि हिंदू भी उनसे पीड़ित थे तो थोड़े थोड़े हिंदू भी उनके साथ शामिल हो गए, पर फिर भी बड़े तौर पर हिंदू राजाओं ने अंग्रेजों का साथ दिया। हिंदू राजाओं में दो बड़े नाम ले सकते हो आप, नाना साहब और लक्ष्मीबाई। और ज्यादातर जो राजा थे वो अंग्रेजों के पक्ष में। इसलिए जब क्रांति समाप्त हुई तो अंग्रेजों की एक बहुत अच्छी बात समझ में आई कि मुसलमान अपने खिलाफ है, हिंदू साथ है। मुसलमान अपने खिलाफ है, हिंदू अपने। इसलिए अंग्रेजों ने 57 की क्रांति के बाद हिंदुओं को तो नजदीक लिया, मुसलमानों को दूर रखा। हिंदुओं को पढ़ाओ, इनको नौकरियां दो, क्योंकि अपने साथ खड़े, ये अपने खिलाफ कभी भी क्रांति नहीं करेंगे। और मुसलमानों को दूर रखो, इनको को नौकरियां वगैरह मत दो, वरना ये अपने खिलाफ क्या कर देंगे? क्रांति। फिर हिंदुओं ने चला के भी थोड़ा सा कहा हाँ स्कूल खोलो, पढ़ेंगे पढ़ेंगे। मुसलमानों ने थोड़ा पढ़ाई से परहेज भी रखा, और मुसलमानों ने कहा हम अंग्रेजों की शिक्षा नहीं पढ़ेंगे, हम तो हमारी शिक्षाएं पढ़ेंगे। तो उन्होंने अपने मदरसे खोले, मदरसों में पढ़ना शुरू कर दिया। एजुकेशन ज्यादा हिंदुओं में आई कि मुसलमानों में? नौकरी भी ज्यादा हिंदू लगेंगे कि मुसलमान? तो आर्थिक स्थिति हिंदुओं की सुधरेगी कि मुसलमानों की? तो हिंदुओं की आर्थिक स्थिति सुधर गई। हिंदुओं की आर्थिक स्थिति सुधरी, हिंदू पढ़ने लगे, पढ़ने लगे तो समझदार हुए, समझदार हुए तो पार्टी बना ली कांग्रेस। पार्टी कौन सी बना ली? कांग्रेस में भी ज्यादातर है तो कौन? हिंदू। इसलिए अब अंग्रेजों को थ्रेट किससे? हिंदुओं से। अब किससे है? तो 1905 तक आते आते करदन के समझ में आ गया कि 57 वाली गलती पड़ गई। अब तो 57 में अपन ने सोचा था हिंदुओं को पढ़ाएं तो हिंदू अपने पक्ष में आ जाएंगे, उल्टा पड़ गया भाई साहब, हिंदू तो अपने खिलाफ होते जा रहे हैं। और पार्टी कौन सी बना ली? इसलिए अब जो करजन है वो मुसलमानों को पक्ष में लेना चाहता है। इसलिए उसने मुसलमानों को पक्ष में लेने के लिए कहा कि मुसलमानों, कभी इस बंगाल की राजधानी थी ढाका, राजधानी कौन सी थी? और तुम यहाँ के राजा थे, राजा। और हिंदू है ना, तुम्हारे गार्ड खड़े रहते थे घर के बाहर, राजाओं की सेना में नौकरियां करते थे। अब हिंदू तो है कलेक्टर, तुम घर में लगाते हो झाड़ू पोछे, हालत क्या हो गई तुम्हारी? इसलिए मुसलमानों, मैं तुम्हारी हालत सुधारना चाहता हूं। इसलिए मैं बंगाल के दो टुकड़े करना चाहता हूं, एक बनाऊंगा पूर्वी बंगाल, एक बनाऊंगा। तो पूर्वी बंगाल तुम्हारा, उसमें मुसलमान 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 ही होंगे, तुम्हारी चलेगी। जब सारे मुसलमान ही होंगे वहां हिंदुओं की चलेगी। तो मैं तुम्हें एक पूरा राज्य देना चाहता हूं, पर देखना मैं जब तुम्हें एक राज्य दूंगा पूर्वी बंगाल, तो ये हिंदू बड़े नाराज होंगे, ये कांग्रेस बड़ी नाराज होगी।
मुसलमानों ने कहा ना ना करजन, तू थोड़ा ज्यादा बोल रहा है, हिंदू हमारे भाई हैं, इतनी सदियों से हम साथ में रह रहे हैं, हिंदू क्यों विरोध करेंगे? यदि हमें एक प्रांत मिल जाता है, हमें एक राज्य मिल जाता है, हिंदू क्यों विरोध करेंगे? करजन ने कहा देख लेते हैं। और भाई साहब जैसे ही करजन ने बंगाल का विभाजन किया, कांग्रेस विरोध कर गई। कांग्रेस ने चला दिया स्वदेशी आंदोलन। क्या चला दिया? और कहा बंगाल विभाजन का विरोध करते हैं, बंगाल विभाजन गलत है। और करजन ने मुसलमानों की तरफ कहा कि देख रहे हो विनोद, एक राज्य मिला है तुम्हें, क्या मिला है? उसमें कांग्रेस पूरी की पूरी तुम्हारे खिलाफ आ गई। तो मुसलमानों ने कहा तो सर हमें अब क्या करना चाहिए? करजन ने कहा तुम पार्टी बनाओ खुद की। इसलिए मुसलमानों ने पार्टी बनाई, मुस्लिम लीग। क्या बनाई? मुस्लिम लीग। अब मुस्लिम लीग तो करती है अंग्रेजों का सपोर्ट और कांग्रेस करती है अंग्रेजों का विरोध। ये बात हो गई। 1911 में जॉर्ज पंचम आया हुआ भारत, हमने गया जनगण मन, जॉर्ज पंचम हुआ राजी, और जॉर्ज पंचम ने पूछा हाँ भाई समस्या है तो बताओ। हमने कहा बंगाल का विभाजन हो रखा है। जॉर्ज पंचम बंगाल के विभाजन को कैंसिल कर गया। मुसलमान क्यों राजी थे अंग्रेजों के? क्योंकि अंग्रेजों ने बंगाल का क्या क्या था? विभाजन। अब बंगाल का विभाजन क्या हो गया? रद्द। तो मुसलमान भी अंग्रेजों से नाराज, हिंदू पहले से नाराज। मुसलमानों की पार्टी मुस्लिम लीग, हिंदुओं की पार्टी कांग्रेस। पहले कांग्रेस थी विरोध में, मुस्लिम लीग थी पक्ष में, अब मुस्लिम लीग भी किसी हो गई विरोध। दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, दुश्मन का दुश्मन। अब मुस्लिम लीग के नए नए दुश्मन कौन? अंग्रेज। अंग्रेजों के पहले से दुश्मन कौन? कांग्रेस। इसलिए अब मुस्लिम लीग और कांग्रेस ने कहा कि हैप्पी वैलेंटाइन डे 1916 में। ऐसा उन्होंने कब कहा? इन दोनों में वापस प्यार परवान कब चढ़ता है? 1916 में। किस किस के बीच? मुस्लिम लीग और कांग्रेस। लखनऊ में। कहां पर? एक तरफ लखनऊ में मीटिंग हो रही है कांग्रेस की, लखनऊ में मीटिंग हो रही है मुस्लिम लीग। और कांग्रेस और मुस्लिम लीग आपस में समझौता कर लेती है, उसको बोलते हैं लखनऊ समझौता। क्या बोलते हैं? लखनऊ समझौता कब हुआ? 1916। किस किस के बीच में? कांग्रेस और मुस्लिम। ये तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग मिल रही है 1916 में। दूसरा, 1907 में कांग्रेस तो खुद ही लड़ पड़ी थी। कांग्रेस में दो दल बन गए थे, एक तो नरम दल और एक मैंने कहा था तिलक को 1908 में गिरफ्तार किया, 6 साल के लिए कहां भेज दिया? जेल। तिलक 6 साल के लिए जेल गए, 1914 में बाहर आए। कब बाहर आए? 1908 में जेल भेजेंगे तो कब आएंगे? 1914। तिलक को पता था बिना पार्टी के कोई भी नेता कुछ भी, अकेले नेता कुछ भी नहीं करेगा जब तक पार्टी का नहीं। पार्टी बड़ी कौन सी? कांग्रेस। इसलिए तिलक को अब क्या ज्वाइन करनी है? कांग्रेस। कांग्रेस के दो बड़े नेता फिरोज शाह मेहता और गोपाल कृष्ण गोखले, उनको पता था तिलक ने जूते मारे थे, इसलिए वो कहे कि तिलक को हम कांग्रेस में आने। उनको याद था कि यार 1907 में कैसे आडे पटक पटक के कूटा था इस आदमी ने अपने को, तो उन्होंने कहा तिलक को हम कांग्रेस में लेंगे। तिलक ने कई दिन आता जोड़ी कि मत करो यार, ले लो यार कांग्रेस में। लेकिन मेहता और गोखले ने कहा जब तक हम जिंदा है तिलक को कांग्रेस में आने नहीं दें। तिलक ने कहा तो मर जाओ दोनों। 15 में दोनों मर गए, फिरोज शाह मेहता भी मर गए, गोपाल कृष्ण। तिलक ने कहा यह है, समझे आ गए। अब जब वो दोनों मर गए, नरम दल के बड़े नेता, तो अब नरम दल वालों के पास कोई बड़ा नेता नहीं था, तो तिलक आ गए कांग्रेस में। तिलक इसमें आ गए। पर तिलक को पता था कि भाई ज्यादा तो नरम दल वाले हैं, अपने नए नए आए हैं, इसलिए जब तक नरम दल वालों से समझौता नहीं करेंगे तब तक भी अपनी कांग्रेस में चलेगी नहीं। इसलिए 1916 में नरम दल और गरम दल में भी समझौता होता है। किसमें होता है? तो 1916 में दो समझौते, कांग्रेस के अंदर समझौता है, कौन सा? नरम दल गरम दल। कांग्रेस बाहर समझौता कर रही है, किससे? मुस्लिम लीग। कहां पे बैठ के? लखनऊ। इसलिए क्या बोलते हैं उसको? है बात समझ में? तो कौन से अधिवेशन में? 1916। और इसी में तिलक कहते हैं स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूं। ये जो समझौते हैं ना, ये दो लोग करवा रहे हैं, एक तो तिलक और एनी बिसेंट। कौन करवा रहे हैं? तिलक और एनी बिसेंट। एनी बिसेंट का नाम सुना है? थियोसॉफिकल सोसाइटी वाली, वो पंचायती करने लग गई थी। थियोसॉफिकल सोसाइटी आई तो वैसे थी, थियोसॉफिकल सोसाइटी का प्रचार करने के लिए, पर अब बड़े बड़े नेता तो मर गए, फिरोज शाह मेहता और गोपाल कृष्ण गोखले। तब नरम दल वालों की पंचायती कौन करती थी? एनी बिसेंट। गरम दल वालों की पंचायती कौन कर रहे? बाल गंगाधर। साउथ इंडिया वालों में एक प्रॉब्लम है, वो कहते हैं हिंदी नहीं बोलनी। क्या नहीं बोलनी? अभी चल रहा है उनके, अभी 20 दिन पहले, कि भाई साहब कर्नाटक में यदि किसी ने हिंदी में साइन बोर्ड लगा दिया ना, उल्टा लटका के बास्ते लगाएंगे नीचे। इसलिए दुकानों के जितने नाम लिखे हुए थे सबके सब हिंदी में मिटा दिए गए। कन्नड़ा, केवल कौन सी भाषा? कन्नड़। इसके अलावा हिंदी में कुछ भी। तो साउथ इंडिया में ये प्रॉब्लम थी। गांधी जी तब भी जानते थे प्रॉब्लम है, इसलिए गांधी जी वहां बेलगाम में बैठ के कह रहे हैं कि हिंदी देश की राष्ट्रभाषा होनी चाहिए। गांधी जी देखो कितने समझदार आदमी, वो जानते हैं हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने की बात उन लोगों के बीच में की जाए जो हिंदी नहीं बोलते हैं। बिहार में यूपी में बैठ के हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने तो सारे हाथ ही खड़ा करेंगे, हाँ बना दो। ऐसे लोगों के बीच में बात करो जो इस प्रकार की बात है। मेरे पास कई बार कोई बंदा आता है और बंदा कहता है गुरुजी राजस्थानी भाषा बना श्या। हाँ, तो मैं भी थार सागा हूं, तू होना ही है, तेरे को यही आती है।
वो आदमी जिसको नहीं समझता है, वो आदमी जिसको ये समझा नहीं है, वो आदमी जिसको नहीं पता राजस्थानी भाषा है, उसको समझाना है, उसको जोड़ना है। तूर में तो एक जैसे ही है, अपने को आती यही है, बोलती यही है। वो जो शहर का बच्चा, वो जो राजस्थान के ऐसे क्षेत्र का बच्चा जिसको इस भाषा से इतना लगाव नहीं, उसको जोड़ेंगे तब पार पड़ेगी। तभी गांधी जी वाली बात याद आती है कि गांधी जी हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने की बात कहां बैठ के कर रहे थे। वो समझते थे कि यार इन लोगों में जब तक पॉपुलर नहीं होगी तब तक पार पड़ेगी। अपने घर में बैठ के तो कोई बात कर ले यार, यूपी में बैठ के आप, एमपी में बैठ के आप, गुजरात में बैठ के बिहार में बैठ के कहो हिंदी राष्ट्रभाषा, हाँ बनाओ बनाओ भाई बनाओ, सब है। आप ऐसी जगह जाके जो लोग हिंदी को जानते भी, जो लोग हिंदी से घृणा करे, नफरत करे, हेट्रेड हो उनमें हिंदी के प्रति, वहां जाके कहोगे नहीं भाई हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। जब तक हम एक देश के रूप में संगठित नहीं होंगे तब तक अंग्रेजों को देश से बाहर निकालेंगे। थोड़ा विरोध होगा, थोड़े लोग पक्ष में आएंगे, जो पक्ष में आएंगे वो उनको समझाएंगे, बातचीत तो शुरू होगी। कहीं ना कहीं से तो कोई स्टेप तो उठाना पड़ेगा। और कहा गया कि भाई साहब अपने बात करते हैं कांग्रेस कि अंग्रेजों के कपड़े नहीं खरीदेंगे, हम स्वदेशी कपड़े खरीदेंगे। स्वदेशी कपड़ा कौन सा? खादी। और यहाँ तो कांग्रेस के जो मेंबर बैठे ये अंग्रेजों वाले पहन के हैं, अंग्रेजों वाले कपड़े पहन के भाषण देते रहते हैं अंग्रेजों के कपड़ों का बहिष्कार करेंगे। खुद तो खोल। फिर इस अधिवेशन में कहा गया कि कांग्रेस के जो भी मेंबर है वो केवल क्या बनेंगे, क्या बनेंगे? मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू के पापा है ना। मैंने इसलिए लिखवा दिया कि आगे मैं एक पढ़ाऊंगा ना, तो मैं एक पढ़ाऊंगा नेहरू रिपोर्ट। क्या पढ़ेंगे? तो नेहरू रिपोर्ट आई थी 1928 में। कब आई थी? नेहरू रिपोर्ट पेश करने वाले थे मोतीलाल नेहरू। कौन थे? तो वहां पर अपना सवाल है कि मोतीलाल नेहरू ने रिपोर्ट क्यों पेश की? क्योंकि मोतीलाल नेहरू कांग्रेस के बोले पड़ी। मोतीलाल नेहरू बड़े नेता थे, इससे पहले 1919 में भी अध्यक्ष बने थे। 1919 वाला अधिवेशन हुआ था अमृतसर। अब सुनना, काम की ज्यादा काम की बात है। 28 में अध्यक्ष कौन है? मोतीलाल। 29 में कांग्रेस का अधिवेशन होना लाहौर। कहां पर होना है? एक बंदा जो कांग्रेस से थोड़ा बाहर चल रहा है इन दिनों, वो है महात्मा गांधी। कौन है? महात्मा गांधी ने 1920 में एक आंदोलन किया था। आंदोलन का नाम था असहयोग। क्या नाम था? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। कौन सा मूवमेंट था? नॉन कॉपरेशन। और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के टाइम गांधी जी ने यह कहा था कि 1 साल में आजादी दिला दूंगा। कितने साल में? भाई साहब 2.25 साल आंदोलन चला, लेकिन आजादी नाम की चिड़िया के पंख भी नजर नहीं आए हमें। तो कुल मिला के आजादी मिली नहीं। और अचानक गांधी जी ने एक दिन कहा चोरा चोरी कांड हुआ, और चोरा चोरी कांड के बाद गांधी जी का आंदोलन समाप्त। कांग्रेस बड़ी नाराज हुई, कांग्रेस के नेता बड़े नाराज हुए। उन्होंने कहा बापू चूक गए भाई साहब, बापू का दिमाग से आ गया, इनको समझ में नहीं आता है। गांधी जी चले गए जेल, और जेल से आने के बाद भी गांधी जी कांग्रेस से थोड़े अलग अलग ही फील रहे थे, लोनली फील कर रहे थे गांधी जी। अब गांधी जी को वापस कांग्रेस के अंदर आना है। इधर मोतीलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू को अपना बेटे का फ्यूचर तैयार करना है। मोतीलाल नेहरू के बेटे जवाहरलाल नेहरू। कौन है? मोतीलाल नेहरू गांधी जी को लेटर लिखते हैं। किसको लेटर लिखते हैं? कि गांधी जी मुझे लगता है अब कांग्रेस में युवा लोगों की आवश्यकता है, जवाहर एक युवा लड़का है, प्लीज यदि आप जवाहर के नाम पे थोड़ा कंसिडर करोगे थोड़ा ठीक रहेगा। गांधी जी का रिप्लाई है नहीं, इस बार अध्यक्ष हम बनाएंगे मदन मोहन मालवीय को। किसको बनाएंगे? मदन मोहन, सीनियर लीडर है, मदन मोहन मालवीय को बनाएंगे। मोतीलाल नेहरू वापस लेटर लिखते हैं, यहाँ सही बात है मदन मोहन मालवीय बड़े सीनियर लीडर है, पर फिर भी मेरा कहना है कि यदि आप एक बार जवाहर के बारे में थोड़ा देखेंगे थोड़ा ठीक रहेगा। जवाहर वाकई पढ़ा लिखा है, एक बार आप बात तो करके देखो जवाहर से। गांधी जी का वापस रिप्लाई है कि नहीं, हम सोच रहे हैं वल्लभ भाई पटेल को अध्यक्ष बनाएंगे। किसको बनाएंगे? उनके दिमाग में 2 नाम चल रहे थे, या तो मदन मोहन मालवीय या वल्लभ भाई। मोतीलाल नेहरू कहते हैं पर फिर भी यदि जवाहर के नाम पर थोड़ा हो जाए, थोड़ा ठीक रहे। बापू उनका ठीक है, तो इतना मोतीलाल जी कह रहे हो तो फिर कोका फिट कर देंगे। पर आप थोड़ा ध्यान रखना, मैं जैसा कहूं वैसा वैसा कर लेना, ठीक है। अब भाई साहब 1929 में अधिवेशन हुआ, बापू भाग लेने के लिए गए। लाहौर में अधिवेशन हो रहा है। कहां पे हो रहा है? बापू भाग लेने गए, कई साल बाद में गए बापू। बापू गए तो कांग्रेस वाला बापू मंच पे आओ, मंच पे आओ, मंच पे बैठो। बापू ने कहा नहीं भाई हम बूढ़े हो गए, मैं मोतीलाल जी दोनों के तो बुढ़ापा आ गया, हम अब मंच वगैरह पे बैठेंगे नहीं। क्यों मोतीलाल जी? मोतीलाल जी ने कहा भाई अपने तो बुढ़ापा आ गया। उन्होंने कहा नहीं नहीं बापू फिर भी आना पड़ेगा। अरे नहीं नहीं नहीं, मैं मोतीलाल जी तो पॉलिटिक्स ही छोड़ रहे हैं, हमारा पॉलिटिक्स से कोई लेना देना। क्यों मोतीलाल जी? मोतीलाल जी ने कहा हाँ, अपना पॉलिटिक्स से कोई भी लेना देना नहीं। बाबू ऐसे मत करो, बाबू आप ये तो बताओ अगला अध्यक्ष किसको बनाना चाहिए। बाबू ने कहा देखो मैं और मोतीलाल जी तो अब छोड़ रहे हैं पार्टी। क्यों मोतीलाल जी? मोतीलाल जी ने कहा हमारा तो अब ज्यादा कोई लेना देना, दिन बीत गए जी, जितने दिन राजनीति करनी थी तो दिन कर ले।
मेरे को ऐसा लगता है कि नए लड़कों में जवार थोड़ा ठीक है, और सबने कहा अरे अरे ये तो इतना तेज तेज तो बोलता है यार, गुस्सा भी बहुत आता है इसको, ज्यादा अंग्रेजी बोलता रहता है, हिंदी तो बोलता ही नहीं है यार, इसको तो नहीं बनाएंगे। गंजिन का नहीं, जो चीज जवाहर में मैं देख रहा हूं वो आप देखे, बाकी आप जानो, आपका काम जाने, मैं मोतीलाल जी तो इंटरफेयर करेंगे नहीं। क्यों मोतीलाल जी? मोतीलाल जी ने कहा, तो अब लोगों ने कहा जब बापू कह रहे हैं तो अध्यक्ष किसको बनाते हैं? जवाहरलाल। अब आप एक चीज नोटिस करो, 28 में अध्यक्ष कौन है? मोतीलाल। 29 में कौन है? ये रिश्ता क्या कहलाता है भाई? वंशवाद है। आप 28 में मोतीलाल जी अध्यक्ष है, 29 में किसको बना दिया? तो ये तब से ही नेहरू परिवार की पार्टी हो गई थी, नेहरू जी इधर काबिज हो गए थे। अब नेहरू जी अध्यक्ष बने, नेहरू जी अध्यक्ष बने, नेहरू जी का भाषण दो। अब नेहरू जी भाषण देने के लिए आए, अब नेहरू जी ने कहा कि आप तमाम साथियों ने, बापू ने मेरे पर जो विश्वास दिखाया है, आप तमाम साथियों ने मेरे पर जो विश्वास दिखाया है, इसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूं, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आज इस रावी नदी के तट पर खड़े होके, कौन सी नदी के? लाहौर कौन सी नदी के तट पे? आज इस रावी नदी के तट पर खड़े होके हम घोषणा करते हैं कि अंग्रेजी शासन के साथ हमारा कोई लेना देना, अंग्रेजी शासन को आज हम सारे साथी एक साथ खड़े होकर कहते हैं तलाक तलाक तलाक। अब हमें पूरी आजादी चाहिए। क्या चाहिए? हम पूर्ण स्वराज की मांग करते हैं। किसकी मांग करते हैं? पूर्ण स्वराज की मांग करते हैं। और इस पूर्ण स्वराज को प्राप्त करने के लिए हम एक आंदोलन चलाने जा रहे हैं। उस आंदोलन का नाम होगा सविनय अवज्ञा आंदोलन। क्या नाम होगा? सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। सविनय, विनय पूर्वक हाथा जोड़ी, अवज्ञा, आज्ञा नहीं मानेंगे, अंग्रेजों की एक भी आज्ञा नहीं मानी जाएगी, और उसमें हिंसा का प्रयोग नहीं करेंगे। कैसे? सविनय, अहिंसा, नॉन वायलेंस के तरीके से, क्योंकि बापू का तरीका यही है। मैं जानता हूं कि मुझे युवा व्यक्ति को जिम्मेदारी दी गई है, युवाओं में बड़ा जोश है, पर मैं ये भी जानता हूं कि किसी भी संगठन को, किसी भी आंदोलन को चलाने के लिए जोश के साथ साथ होश की भी उतनी आवश्यकता होती है, युवाओं के साथ साथ बड़े लोगों की भी उतनी आवश्यकता होती है। मैं कहना चाहूंगा बापू से कि बापू महात्मा गांधी आए और सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व करें। बापू को री एंट्री मारनी है वापस। बापू ने कहा नहीं नहीं, ये बात करते, ये बात, मैं कोई आंदोलन नहीं करूंगा। मैं, मोतीलाल जी जब पॉलिटिक्स ही छोड़ चुके हैं तो मैं क्यों आऊंगा? क्यों मोतीलाल जी? मोतीलाल जी ने कहा हाँ भाई, अपना कोई लेना देना। और जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि मैं युवा साथियों को कहना चाहूंगा कि बापू को इस बात के लिए तैयार करें, और युवाओं ने कहा कि नहीं नहीं बापू, आपको करना पड़ेगा, आपके बिना बापू पार ही नहीं पड़ेगी। बापू ने कहा ज्यादा कह रहे हो तो मैं आंदोलन कर लूंगा, बाकी मोतीलाल जी तो अब भी नहीं आएंगे। कुल मिला के मोतीलाल जी का पत्ता काटा, जवाहरलाल नेहरू को बढ़ाया अध्यक्ष, बापू ने किया आंदोलन। कौन सा? सविनय अवज्ञा। ना मोतीलाल जी बड़े नेता थे, अब मोतीलाल जी तो हटे, और कौन आ गए? जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू गांधी जी के सामने टाबर ही थे, गांधी जी को पता था अपने कोई चैलेंज जवाहरलाल से मिलने वाला। जवाहरलाल राज्य की क्या बन गए? अध्यक्ष। बापू राज्य की कौन सा आंदोलन करेंगे? सविनय अवज्ञा आंदोलन। कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 28 दिसंबर। तो कांग्रेस के अधिवेशन होते हैं 28, 29, 30। कब होते? दिसंबर की लास्ट तारीखों, एकदम जो न्यू ईयर के आसपास में अधिवेशन करते हैं, 28, 29, 30 को। तो अब वो 30, 31 तारीख के आसपास अधिवेशन का लास्ट दिन पड़ रहा है, नेहरू जी भाषण दे रहे हैं। नेहरू जी ने पुनः कहा कि मैं आप सब साथियों को एक और बात कहना चाहता हूं, जब आज अंग्रेजों के खिलाफ हम पूरी आजादी की मांग करते हैं, टोटल इंडिपेंडेंस मांगते हैं, पूर्ण स्वराज की मांग करते हैं, तो मैं आप सब साथियों को कहना चाहूंगा अगले महीने के लास्ट संडे को हम अपने घरों पर भारत के झंडे फहरा देंगे। अगले महीने के लास्ट संडे को हम अपने घरों पर भारत के, अंग्रेजों का झंडा उतारेंगे और भारत का झंडा फहरा दे। भारत का झंडा मतलब उस समय कांग्रेस का झंडा था। कब फहराना है? अगले महीने के लास्ट संडे। दिसंबर में बात कर रहे हैं तो अगला महीना जनवरी, लास्ट संडे 26 को आ रहा था। लास्ट संडे कब आ रहा था? इसलिए पहली बार भारत के झंडे कब फहराए गए? 26 जनवरी 1930। कब फहराए गए? 26 जनवरी 1900। इसको हम आजादी का दिन मनाएंगे। क्या मनाएंगे? मतलब अंग्रेजों से हमारा कोई लेना देना, हम आजादी की घोषणा करते हैं, बस अब तो आंदोलन है, आंदोलन चलाएंगे, अब देश को क्या करना है? आजाद। हमने तो घोषणा कर दी, अब बस आंदोलन के माध्यम से अंग्रेजों को बाहर भगाएंगे। वो दिन कौन सा होगा जब हम आजादी का दिन मनाएंगे? 26 जनवरी। कौन सा? इसलिए 1947 तक, जब तक हमारा देश आजाद नहीं हो गया था, हम भारत के झंडे कब फहराते? 26 जनवरी। कब फहराते? तो हमारा स्वतंत्रता दिवस कौन सा हुआ करता? कौन सा हुआ करता? कौन सा होता? तो 26 जनवरी, 31, 32, 33, 47। 47 में भी हमने 26 जनवरी को मनाया। अब 47 में देश आजाद होने वाला है। 20 फरवरी 1948 को, कब की बात है? अंग्रेजों का एक प्रधानमंत्री था, उसका नाम था एटली। क्या नाम था? एटली ने घोषणा की कि भारत को जून 1948 तक आजाद कर देंगे। कब तक कर देंगे? कब तक? कब घोषणा हो रही है?
20 फरवरी 1947, 20 फरवरी 1947। डेडलाइन क्या दे रहे हैं? जून 1948 तक भारत को आजाद करना। और आजाद करने के लिए हमें गवर्नर जनरल भेज रहे हैं, उसका नाम है लॉर्ड माउंटबेटन। क्या नाम है? आजाद करने के लिए किसको भेज दिया? क्या डेडलाइन देके? जून 1948 तक तेरे को क्या करना है? आजाद। फरवरी में तेरे को भेज रहे हैं, फरवरी 47 में भेज रहे हैं। आजाद कब तक करना है? जून 1948। पूरा 1948 तक का फरवरी और 4 महीने आगे के 16 महीने। 16 महीने में सोच ले कि भारत को कैसे आजाद करना है, कैसे आजाद करना। सोचना क्या है इसमें? माउंटबेटन भारत है, उसने कहा भाई आजाद करते हैं, बताओ कैसे आजाद करें। कांग्रेस ने कहा कैसे क्या करना है, पूरा भारत एक है, जाओ छोड़ के हम संभाल लेंगे। मुस्लिम लीग ने कहा है दो, एक भारत और एक पाकिस्तान, दो होने चाहिए। कौन कौन से? और जब तक बांटोगे नहीं तब तक जाओगे नहीं। डिवाइड एंड गो, बांटो और जाओ, बिना बांटे जाओगे। उधर कई कम्युनिस्ट बैठे थे, कौन बैठे थे? उन्होंने कहा 17 टुकड़े करो। कितने टुकड़े करो? ये टुकड़े टुकड़े गैंग पुरानी है। कम्युनिस्टों ने कितनी मांग की? कम्युनिस्ट करे हैं 17, मुस्लिम लीग करी है 2, कांग्रेस करी है। बेचारा माउंटबेटन डाफा चूक हो गया। माउंटबेटन के ये नहीं समझ में, 1 करूं 2 करूं 17 करूं। माउंटबेटन ने फाइनली कहा कि मैं तुम्हारे 100 टुकड़े करूंगा। कितने करूंगा? हर 10 किलोमीटर पे तुम्हारा देश चेंज हो जाएगा। तुम्हें समझ में नहीं आएगा भारत कौन सा कौन सा। मांगता हूं, एक नहीं बताई जाती बात। और अपने वाले कहा 2 कर दो, 2 2 कर दो, 2। तो फाइनली 3 जून को ये डिसाइड हो गया कि टुकड़े होंगे 2। कितने टुकड़े होंगे? कब डिसाइड हो गया? 3 जून 1947। कब डिसाइड हो गया? माउंटबेटन गया लंदन, लंदन जाके उसने कहा लो भाई तैयार है 2 टुकड़े। 18 जुलाई को ब्रिटिश पार्लियामेंट ने इसको एक्सेप्ट कर लिया। कब एक्सेप्ट कर लिया? पार्लियामेंट ने अब पूछा माउंटबेटन से कि ठीक है 2 टुकड़े, पर किस दिन तुम 2 टुकड़े कर दोगे? उसने कहा 15 अगस्त। कब कर देंगे? 15 अगस्त 1947। कब कर देंगे? पार्लियामेंट ने वापस कहा कि श्योर माउंटबेटन, आज 18 जुलाई है, 15 अगस्त 27 दिन का टाइम है अपने पास कुल। 27 दिन में तुम 2 टुकड़े कर दोगे? 27 दिन में भारत के मुसलमानों को पाकिस्तान और पाकिस्तान के हिंदुओं को भारत ले आओगे? ने कहा नहीं नहीं माउंटबेटन, ऐसा नहीं होगा। और अपने पास डेडलाइन है जून तक की। कब तक की है? क्या फर्क पड़ता है, तुम इनको दिसंबर में आजाद कर दो, अगली फरवरी में आजाद कर दो, अगले मार्च में आजाद कर दो, अगले अप्रैल में आजाद कर दो, अगले जून तक आजाद कर सकते हैं। उसने कहा नहीं सर 15 अगस्त को ही करेंगे। तेरा ऐसा 15 अगस्त में क्या है? उसने कहा मेरी फेवरेट डेट है, मेरी लकी डेट है। क्या है मेरी? अरे तो 15 अगस्त अगली को कर दे। अगली तो आएगी नहीं क्योंकि जून तक तो करना ही है, इसलिए एक ही 15 अगस्त आ सकती है। 48 से पहले पहले तो करना है, एक ही 15 अगस्त बची, ये की जाए। तेरा ऐसा क्या था, तेरी लकी डेट क्यों है? उसने कहा 2 साल पहले। कब? मेरी बर्मा में पोस्टिंग थी। कहां पोस्टिंग थी? सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था। क्या चल रहा था? और जापान सबको हरा रहा था। हुआ क्या? सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में 3 देश एक तरफ लड़ रहे हैं, जर्मनी जापान इटली। कौन से? जर्मनी जापान इटली, ये 3 देश एक साथ लड़ रहे हैं। बाकी पूरी दुनिया एक तरफ है, इंग्लैंड फ्रांस रूस सबके सब बाकी वाले सारे देश एक तरफ हो रखे हैं और 3 देश एक तरफ हो रखे हैं। कौन कौन से? वास्तव में जो वर्ल्ड वॉर है ना, जिसको वर्ल्ड वॉर बोलते हो, उसमें वर्ल्ड वॉर जैसा कुछ है ही नहीं। वो यूरोपियन वॉर है। वो क्या है? यूरोप के देशों के पास ताकत थी, वही लड़ रहे थे। हम तो बेगानी शादी में अब्दुल्ले दीवाने थे, नहीं तो कुछ लेना देना था। यूं अंग्रेज कहीं भेजते, वहां चले जाते, लड़के आ जाते। लड़ाई उनकी थी, इसलिए यूरोप के देशों की लड़ाई थी। इसलिए जापान ने इटली जर्मनी को कहा कि इटली जर्मनी जब वर्ल्ड वॉर होगा तो यूरोप यूरोप के देश लड़ेंगे, तो तुम तो यूरोप के हो, इटली जर्मनी, तुम लड़ लोगे इंग्लैंड फ्रांस से, मैं तुम्हारे साथ हूं पर मैं लड़ूंगा कैसे? तो इटली जर्मनी का पॉइंट है बात में तुम्हारी। एक काम करो, तुम्हें पता है ना यूरोप के लोगों ने, अंग्रेजों ने, फ्रेंच ने, डच ने एशिया में कब्जे कर रखे हैं। हाँ, हमारे पूरे एशिया पे कब्जा तो इन लोगों ने कर रखा है, यूरोपियंस ने तो कब्जे छुड़ वाले। इसलिए इटली जर्मनी उधर इंग्लैंड फ्रांस के खिलाफ लड़ने लगे, तो जापान ने उन जगह पे हमले करना शुरू किया जहां पे अंग्रेजों का राज था, जहां पे फ्रेंच का राज था, जहां पे डच का राज था, और जापान सब जगह जीत गया। जापान ने कूटा है इनको, भयंकर धोया है, अंग्रेजों को, फ्रेंच को, डच को। जापान ने इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, इन सब जगह कब्जे किए। कब्जे करते करते जापान आ गया बर्मा। कहां पर आ गया? और जापान को लग रहा है मेरे को हराने वाला कोई नहीं, मैं अंग्रेजों को भी हरा सकता हूँ, फ्रेंच को भी हरा सकता हूँ, डच को भी हरा सकता हूँ। और जापानियों को लगा आपने सबसे ताकतवर है। पर जापानियों किसी ने कहा नहीं नहीं, तुम इतने ताकतवर नहीं, सबसे ताकतवर है अमेरिका। कौन है? जापानियों ने कहा अच्छा अमेरिका अधिक ताकतवर है, चलो देखते हैं। और जापानियों को भगवान जाने क्या जी में आई, उन्होंने बैठे बैठे अमेरिका पे एक मिसाइल मार दी।
पर्ल हार्बर अमेरिका के द्वीप है, कौन सा है? और अमेरिका ने कहा ये मिसाइल कहां से? जापान ने कहा हमने फेंकी है। हमने क्यों फेंकी? चेक कर रहे थे ताकतवर हुए कि नहीं हुए। अमेरिका ने कहा रुको रहे तुम। फिर अमेरिका दो छोटी छोटी गेंद लाया। दो छोटी छोटी क्या लाया? 6 अगस्त को फेंकी हिरोशिमा, 9 अगस्त को फेंकी नागासाकी, परमाणु डाले। क्या डाले? जापान तबाह हुआ, तबाह। और जापान ने सरेंडर किया। काली गाय, आइंदा के बाद में मिसाइल छोड़ो, हम तो बंदूक भी नहीं रखेंगे, तीर कमान नहीं रखेंगे, लठी नहीं रखेंगे घर में। जापान आज दिन तक सेना नहीं रखता है। आज भी जापान के पास कोई आर्मी, अमेरिका ने कहा लिखो तुम, मांग तो तुमको वापस सेना दे दी, तुम वापस कर दोगे, चेक कर रहे हैं, भगवान जाने किस पे मिसाइल मार दोगे तुम। तो जापान सरेंडर कर देता है। परमाणु जैसे पड़े जापान ने क्या किया? सरेंडर। सरेंडर करने से पहले जापान कहां तक पहुंच गया था? बर्मा। बर्मा में अंग्रेजों का जो कमांडर है वो कौन है? माउंटबेटन। तो जापान सरेंडर किसके सामने करता है? माउंटबेटन। वो सरेंडर करता है, वो तारीख है 15 अगस्त 1945। वो तारीख कौन सी है? 15 अगस्त 1900। इसलिए माउंटबेटन को लगता था वर्ल्ड वॉर मैंने खत्म करवाया है, 15 अगस्त को मैंने साइन करवाए थे, तब जाके वर्ल्ड वॉर क्या हुआ था? समाप्त। इसलिए 15 अगस्त मेरी क्या है? लकी डेट। इसलिए भारत को भी आजाद कब करूंगा? इसलिए भारत की आजादी के दिन कौन सा हो गया? हमने तो कहा था माउंटबेटन को, माउंटबेटन तू हमको 26 जनवरी 1948 को आजाद कर दे। कब कर दे? ताकि हमारे आजादी के दिन चेंज ही नहीं होगा। पहले भी 26 जनवरी, बाद में भी 26 जनवरी। लेकिन माउंटबेटन ने कहा नहीं, मेरी लकी डेट क्या है? 15 अगस्त। इसलिए आजाद कब करूंगा? 15 अगस्त। इसलिए आजादी के दिन क्या हो गया? तो हमने कहा यार अब क्या करें, इतने साल से आपने 20 साल से तो मना रहे थे 26 जनवरी, अचानक तो हालात बदल गए, जज्बात बदल गए, अब अपनी क्या हो गई? 15 अगस्त। तो हमने कहा कोई बात, हम हमारा संविधान बनाएंगे 26 जनवरी को। कब बनाएंगे? और संविधान बनाने बैठे, संविधान बन गया 26 नवंबर। कब बन गया? और कहा ये क्या, वाह अभी तो 2 महीने बाकी पड़ेगा। चौप, ये बात किसी को बताओगे? हम इसको लागू करेंगे 26 जनवरी को। कब लागू करेंगे? इसलिए संविधान लागू कब किया? इसलिए 26 जनवरी रिपब्लिक डे। क्या कर दिया? तो 26 जनवरी को ही क्यों लागू किया? याद रखना, क्योंकि आजादी से पहले हमारे आजादी का दिन था, है ना भाई। आपने गणतंत्र दिवस 26 जनवरी क्यों चुना? लागू 26 जनवरी को क्यों किया? और कर लेते, 20 को कर लेते, 15 कर लेते, 10 कर लेते, 26 को क्यों किया? क्योंकि 26 हमारी आजादी से पहले क्या था? आजादी का दिन। आजादी से पहले हम आजादी दिन क्या मनाते? अब 26 जनवरी हो गया रिपब्लिक डे, 15 अगस्त हमारा क्या हो गया? इंडिपेंडेंस डे। संविधान बना कब था? 26 नवंबर। उस 26 नवंबर ने कहा भाई मेरी क्या गलती है, ऐसी क्या खता हुई तो मेरे को भूल गए। तो हमने कहा 26 नवंबर चिंता मत कर, तुझे हम बोलेंगे विधि दिवस। क्या बोलेंगे? लो डे। लो बना था हमारा, लो डे। हम कहे कॉन्स्टिट्यूशन तो हमारा अप्लाई हुआ 26 जनवरी, लो बन गए थे हमारे 26 नवंबर को, इसलिए तुम्हें क्या कहेंगे हम? विधि दिवस। 2015 में हमारे संविधान के निर्माता डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की 125वीं जयंती थी। कौन सी जयंती? भारतीय प्रधानमंत्री भाषण दे रहे थे और प्रधानमंत्री ने भाषण देते कहा कि मित्रों, भाइयों और बहनों, क्या तुम्हें पता है 26 नवंबर को हम संविधान दिवस मनाते हैं? क्या मनाते हैं मित्रों? कौन सा दिवस मनाते हैं? संविधान दिवस। नीचे आए तो लोग उनका असर गलत बोल गए, विधि दिवस मनाते हैं। भाई ने कहा मैंने कह दिया संविधान तो आज के बाद क्या है? इसलिए 2015 के बाद इसका नाम चेंज करके क्या किया? 2015 तक हम जब तक तैयारी करते थे हम इसको क्या बोलते? विधि दिवस। तुमने तैयारी शुरू करनी थी, क्या किया? तो लोगों ने कहा अब इतने साल से एग्जाम में पूछ रहे थे विधि दिवस कब आता? 26 नवंबर। विधि दिवस कब आता? 26 नवंबर क्या आता? विधि दिवस। अब अचानक बच्चों को याद कैसे होगा? भाई ने कहा एग्जामों में पूछने शुरू करो। इसलिए 2015 के आसपास तमाम एग्जामों में पूछा गया कि 26 नवंबर को क्या मनाया जाएगा? संविधान दिवस। पहला संविधान दिवस कब मनाया जाएगा? 26 नवंबर, ताकि तुम बच्चों को याद ही हो जाएगी 26 नवंबर को क्या आता है। इसलिए तुम भूल ही गए कि पहले इसको क्या बोलते थे। आई बात समझ में? तो आप 15 अगस्त को आजादी के दिन क्यों मनाते हैं? माउंटबेटन की लकी डेट है। माउंटबेटन क्या है? आप 26 जनवरी को रिपब्लिक डे क्यों मनाते हैं? आजादी से पहले आजादी का। आप 26 नवंबर को संविधान दिवस क्यों मनाते हैं? क्योंकि संविधान बना इसी दिन था। संविधान बना, पहले इसको क्या बोलते थे? 1929 का लाहौर में अधिवेशनवार लाहौर अधिवेशन में कहा गया गांधी जी के नेतृत्व में एक आंदोलन चलाया जाएगा। कौन सा चलाया जाएगा? सविनय अवज्ञा आंदोलन। कौन सा चलाएंगे? दिसंबर में बात की, 1929 समाप्त हो गया। अब गांधी जी ने कहा सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाना है। तो गांधी जी ने कहा पहले अंग्रेजों को अल्टीमेटम देते हैं, पहले अंग्रेजों के सामने 11 डिमांड रखेंगे। कितनी डिमांड? यदि अंग्रेजों ने मान ली तो ठीक है, नहीं मानेंगे तो क्या करेंगे? आंदोलन। लेकिन अंग्रेजों ने भाई साहब उनकी डिमांड दी। फिर गांधी जी ने कहा आप आंदोलन करेंगे। क्या करोगे आंदोलन में? तो अंग्रेजों की जो भी कानून है उन कानूनों को तोड़ेंगे। सविनय अवज्ञा, आज्ञा को मानेंगे नहीं। क्या कानून है अंग्रेजों का? अंग्रेजों का कानून है कि नमक केवल अंग्रेज बना सकते हैं और कोई भी बना, नमक बनाने का अधिकार आम लोगों के पास नहीं है। नमक केवल कौन बनाते हैं? अंग्रेज। और अंग्रेज नमक बनाते हैं, नमक पे लगा देते हैं टैक्स। यदि आम आदमी नमक बना लेगा तो उसको नमक का टैक्स देने की आवश्यकता,
इसलिए गांधी जी ने कहा हम नमक बनाएंगे। नमक बनाएंगे इसका मतलब आम आदमी नमक बना रहा है, इसका मतलब सरकार का नमक बनाने का जो अधिकार है उसको तोड़ रहा है, तो कहा हम ये तोड़ देंगे। इसलिए गांधी जी ने कहा हम यात्रा करेंगे दांडी। कौन सी यात्रा? 12 मार्च। कब से शुरू की? तो 12 मार्च को गांधी जी ने शुरू कर दिया सविनय अवज्ञा आंदोलन। क्या शुरू कर दिया? 12 मार्च 1930। 30 आ जाएगा, 29 का तो वो बात होगी। तो 12 मार्च 1930 से कौन सा आंदोलन शुरू हो गया? सविनय अवज्ञा आंदोलन। कौन सी यात्रा के साथ? उस समय भारत में अंग्रेजों का गवर्नर जनरल हुआ करता लॉर्ड इरविन। कौन था? लॉर्ड इरविन ने गांधी जी को बोला बापू इधर क्या 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 हुआ, किधर किधर घूम रहे हो, लूण बनाते हुए कहां जा रहे हो आप? गांधी जी ने कहा आजादी चाहिए, आजादी, पूरी आजादी। उसने कहा बापू एक सलाह देता हूं, आप मेरे दोस्त है, लंदन जाइए आप। कहां जाइए? क्योंकि लंदन में होने वाला है पहला गोलमेज सम्मेलन। क्या होने वाला है? अंग्रेजों ने कहा भारत में क्या सुधार करने हैं, क्या सुधार नहीं करने, इसके लिए लंदन में मीटिंग बुलाएंगे। कहां मीटिंग बुलाएंगे? किस लिए मीटिंग बुलाएंगे? भारत में क्या सुधार करने हैं, क्या सुधार, एक गोल मेज के चारों तरफ बैठ के मीटिंग करेंगे। इसलिए गोल मेज सम्मेलन, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस क्या बोलते हैं उनको। तो पहला राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कब हुआ? 1930 नवंबर में। कब हुआ? गांधी जी आंदोलन कब शुरू करे? मार्च। इरविन ने कहा बापू नवंबर में उधर गोलमेज है, आपको क्या चाहिए? आजादी। आजादी कौन देगा? लंदन। तो जाओ लंदन, लंदन जाके आजादी मांग लो। बापू ने कहा बकवास नहीं, साडा हक यहाँ आएगी, लंदन की सरकार सड़क पे आएगी, वैसा बापू कहीं जाने वाला। गोलमेज सम्मेलन हो गया, कांग्रेस ने भागी, 1931 आ गया, वापस मार्च आ गया। इरविन ने वापस बापू को बुलाया कि बापू बी प्रैक्टिकल, वापस सेकंड गोलमेज होने जा रहा है नवंबर में 1931 में, लंदन चले जाओ, यहां आजादी नहीं है। एक साल तक घूम घूम के बापू भी परेशान हो गए थे। बापू ने कहा ठीक है। तो गांधी और इरविन के बीच समझौता होता है। किस किस के बीच में? गांधी और, गांधी जी कहते हैं कि हम गोलमेज सम्मेलन खत्म कर देंगे और उसमें भाग लेंगे आपके गोलमेज, सॉरी हम सविनय अवज्ञा आंदोलन तो कर देंगे समाप्त, और किसमें भाग लेंगे? गोलमेज सम्मेलन। 5 मार्च को समझौता होता है। कब होता है? किस किस के बीच में? तो गांधी इरविन समझौता। कौन सा समझौता है? कब होता है? 1931। 1931 में कब? 5 मार्च को। क्या समझौता है? क्या बात की गई समझौते में? सविनय अवज्ञा आंदोलन खत्म करते हैं और किसमें भाग लेंगे? कौन से गोलमेज सम्मेलन में? कब होने जा रहा है गोलमेज सम्मेलन? 31 में। कौन से महीने में? 5 मार्च को। तो गांधी इरविन समझौता है। नवंबर। कब होने जा रहा है? भाई भारत से लंदन जाने के 6 महीने लगते हैं, अभी टिकट कराओगे तभी तो पहुंचोगे, ऐसे थोड़ी आज का आज पहुंचोगे। पानी वाले जहाज में जाते 6-6 महीने लगते पानी वाले जहाजों में, तो आप टिकट कराओ वहां पर पहुंचोगे। कांग्रेस का अधिवेशन हर साल कब होता है? दिसंबर। कब होता है? अब कोई समझौता हुआ है उसको कांग्रेस से वेरीफाई करवाना जरूरी है? गांधी जी इंडिविजुअल कर रहे हैं, कांग्रेस थोड़ी कर रही है। क्या कांग्रेस से समझौते को मानती है नहीं मानती? क्या कांग्रेस सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस लेना चाहती है कि नहीं लेना चाहती? क्या कांग्रेस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेना चाहती है कि नहीं लेना चाहती? कांग्रेस से पूछना पड़ेगा। कांग्रेस की मीटिंग कब होगी? दिसंबर। तब तो गोलमेज सम्मेलन ही हो जाएगा। इसलिए कहा गया कांग्रेस का सम्मेलन इस बार जल्दी कर लो, इसलिए ये अधिवेशन किया गया मार्च। 5 मार्च को समझौता हो रहा था, 29 मार्च को अधिवेशन शुरू हुआ। कब शुरू हुआ? कब हुआ था समझौता? कब हुआ? कौन सा समझौता? गांधी इरविन समझौता। कांग्रेस का अधिवेशन कब हो रहा है? 29 मार्च। कब हो रहा है? 29 मार्च। कब हो रहा है बोलो? कब हो रहा है? गांधी इरविन समझौता कब हुआ? 29 मार्च को। क्या हो रहा है? कहां पे हो रहा है कांग्रेस का अधिवेशन? अध्यक्ष कौन है? गांधी जी गैर। गांधी जी ने कहा भाई मैंने समझौता कर लिया है, क्या कांग्रेस राजी है? कांग्रेस ने कहा। मैंने कहा कि गोलमेज सम्मेलन में भाग लेंगे, कहा कांग्रेस राजी है? हाँ। बताओ कांग्रेस की तरफ से कौन जाएगा? आप। मेरे साथ कौन जाएगा? अकेले? कोई नहीं, 2-2 टिकट नहीं करवानी है अपने। तो दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग लिया, कांग्रेस की तरफ से एक ही मेंबर गए। वो मेंबर कौन थे? बोले बड़ी बात है। फिर इसमें पहली बार कांग्रेस ने कहा कि हम ये बताना चाहते हैं कि हमारी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी क्या है, हमारी इकोनॉमिक आइडियोलॉजी क्या है, कांग्रेस क्या चाहती है। कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी किया। क्या जारी किया? मैनिफेस्टो। क्या जारी किया? अब भी हर सरकार अपना क्या जारी करती है? घोषणा पत्र, मैनिफेस्टो जारी करती है कि हम ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे। कांग्रेस ने 1931 में अपना क्या जारी किया? घोषणा पत्र। कौन कौन सी बातों को लेके? राजनीतिक और आर्थिक, दो चीजें, एक तो पॉलिटिकल और एक कौन सी? इकोनॉमिक। पॉलिटिकल में कांग्रेस क्या मांगती है? तो कांग्रेस ने कहा हम लोकतंत्र की मांग करते हैं। किसकी मांग करते हैं? डेमोक्रेसी। क्या चाहते हैं? तो पॉलिटिकली कांग्रेस 2 बातें मांग रही है। क्या क्या बातें मांग रही है? लोकतंत्र और कौन से? फंडामेंटल राइट्स। अब दूसरी इकोनॉमिक। अच्छा कांग्रेस बताए इकोनॉमी में क्या चाहती है? कांग्रेस ने कहा सोशलिस्ट इकोनॉमी। कैसी इकोनॉमी? समाजवादी अर्थव्यवस्था। कैसी अर्थव्यवस्था? समाजवादी अर्थव्यवस्था। सोशलिस्ट इकोनॉमी ये कहती है कि पैसे वाले लोग खराब है,
पैसे वाले लोग हैं, ये जितने लोगों के पास पैसा है ना भाई साहब, सब के सब लूट लूट के बनाया, मजदूरों का शोषण कर करके बनाया। इसलिए मजदूरों को आजादी मिलनी चाहिए। किसको आजादी? तो मजदूरों की पार्टियां होती, मजदूरों की पार्टियों को बोलते ट्रेड यूनियन। क्या बोला करते? फैक्ट्री में जो मजदूर काम करते हैं उनको क्या बोला करते? ट्रेड यूनियन। मजदूरों ने अपनी पार्टी बना ली, ट्रेड यूनियन। अब इन ट्रेड यूनियन जो है ना, इनको ऑटोनॉमी दी जाए। इनको क्या दी जाए? किसी फैक्ट्री में क्या होगा क्या नहीं होगा ये किससे पूछा जाए? वरना तो मालिक आगे कह देता भाई साहब कल से 12 घंटे काम करना है, नहीं। अब मजदूर तय करेंगे कितने घंटे काम करना है, कितने घंटे काम है। समाजवादी अर्थव्यवस्था यही है। तो ट्रेड यूनियन को स्वायत्तता मिलनी चाहिए। क्या मिलनी चाहिए? ऑटोनॉमी। क्या मिलनी चाहिए? अपने हिसाब से काम करे, उनपे किसी प्रकार का कोई भी दबाव नहीं। और जितने भी बड़े बड़े उद्योग है वो प्राइवेट लोगों के पास होने नहीं चाहिए। गवर्नमेंट सेक्टर किसके पास? पब्लिक सेक्टर, सार्वजनिक होने चाहिए। क्या होनी चाहिए? ये नहीं भाई साहब यूं टाटा ने, वो अंबानी ने कह दिया जियो की सिम मैं बांटूंगा और पूरे मोबाइल पर कब्जा कर लिया, नहीं, केवल बीएसएनएल। इसके अलावा दूसरा कोई भी होगा। समाजवादी अर्थव्यवस्था तो यही मांग करती है। आर्थिक संसाधनों पर किसका अधिकार होना चाहिए? सार्वजनिक क्षेत्र। इकोनॉमिक रिसोर्सेज जितने भी उन पर किसका अधिकार होना चाहिए? एक व्यक्ति का अधिकार नहीं होना चाहिए, पूरे देश का अधिकार होना चाहिए, सरकार का अधिकार होना चाहिए। ये समाजवादी अर्थव्यवस्था कहती है। क्या कहती है? इसलिए 1992 तक अपने देश में ये समाजवादी अर्थव्यवस्था ही थी। 1992 तक हम ये मानते थे कि प्राइवेट सेक्टर के हाथ में इस प्रकार की कोई भी चीजें होनी, प्राइवेट सेक्टर के हाथ में चीजें आएगी तो प्राइवेट सेक्टर बाद लोगों का शोषण करेगा, ये करेगा, फलान करेगा, ढिंकड़ा करेगा, ऐसी खूब सारी बातें थी। इसलिए यदि किसी को सीमेंट का कट्टा लेना होता, सीमेंट का एक पैकेट लेना होता, सरकार से लाइसेंस लेने पड़ते। सरकार सीमेंट थोड़ी थी, प्राइवेट सेक्टर के पास है नहीं, सारी की सारी किस पास है? पब्लिक सेक्टर। एक आदमी ले गया फिर बाकियों को क्या मिलेगी? इसलिए सरकार बताती कौन कितनी सीमेंट ले सकता है। उससे ज्यादा सीमेंट तुम्हें घर में टेलीफोन लगवाना है ना, 2 साल की वेटिंग चलती थी। स्कूटर खरीदना ना, स्कूटर तो सरकार से पूछना पड़ता खरीद लूं क्या, किसी एमपी एमएलए से लिखवाना पड़ता कि स्कूटर ले सकते हैं क्या। 92 तक। इसलिए 92 में देश बर्बाद हो गया। देश के पास 15 दिन का सामान था। आईएमएफ के, डब्ल्यू बैंक के जाके हाथ जोड़े कि भाई साहब ये 15 दिन का सामान है हमारे पास में, लोन दो, मर जाएंगे। आईएमएफ ने कहा दे तो देंगे पर प्राइवेट सेक्टर के लोग खोलो मार्केट को। जब तक मार्केट नहीं खोलोगे तब तक पार पड़ेगी। हमारे प्रधानमंत्री हुआ करते नरसिम्हा राव, कौन थे? उन्होंने कहा ठीक है खोल देंगे। तो नरसिम्हा राव जानते थे कि मैंने यदि जाके कहा देश में कि पब्लिक सेक्टर का जो भी सिस्टम है वो सारा प्राइवेट सेक्टर को दिया जा रहा है और हम मार्केट को प्राइवेट सेक्टर के लिए खोल रहे हैं, कोई भी सामान बेच सकता है, कुछ भी खरीद सकता है, तो जनता पीछे पड़ जाएगी। भारत की जनता, कि भारत की जनता को परिवर्तन पसंद ही, चेंजेस पसंद, इनको नहीं देश को बर्बाद कर दोगे, डुबो दोगे। तो ये बात यदि कोई इकोनॉमिक्स वाला बंदा बोल दे तो ठीक रहे। इकोनॉमिक्स वाले बंदे थे मनमोहन सिंह जी। कौन थे? इसलिए सरदार जी को रात को जगाया, सरदार जी का, सरदार जी ये एक कागज है पढ़ो जाके। सरदार जी घोषित किया वित्त मंत्री, क्या घोषित किया? और सरदार जी ने जाग कहा कि एलपीजी लागू कर रहे हैं। क्या लागू कर रहे हैं? क्या लागू कर रहे हैं? लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। उदारीकरण, लिबरल करेंगे हम मार्केट को, प्राइवेट करेंगे मार्केट को, ग्लोबलाइजेशन, दुनिया की कोई भी कंपनी आगे बेचो। तब जाके पेप्सी पी थी हमने। उसे बोले पेप्सी नहीं पी सकते थे क्योंकि वो तो अमेरिका की थी। आप कैसे पियोगे? आपका देश उसकी अनुमति देता है तो बस इतनी आ सकती है। फिर घर में एक लेके आते, फिर देखते रहते पीणी। उसके बाद ये प्राइवेट सेक्टर के लिए चीजें खोली गई। इसलिए नरसिम्हा राव का बहुत बड़ा योगदान हमारे देश में कि उन्होंने हमारे देश के मार्केट को खोला था, देश के। इसलिए नरसिम्हा राव जी को हमने भारत रत्न दिया है। क्या दिया? अभी आई बात समझ में? वरना पहले कांग्रेस कौन सी अर्थव्यवस्था को मानती थी? समाजवादी। कौन सी? पूरी समाजवादी अर्थव्यवस्था भी भट्टा सा ही बिठा देती, तो उसने बिठा ही दिया था बिठा। बढ़िया आपकी बात है। ये जब अधिवेशन हो रहा है, मैंने अभी बताया अधिवेशन कब हुआ ये बताओ, कब हुआ? 29 मार्च। कब हुआ? कब हुआ? कौन से साल में? इस अधिवेशन के ठीक 6 दिन पहले भगत सिंह को फांसी लगी थी। ठीक 6 दिन पहले किसको फांसी लगी? कब फांसी लग रही है भगत सिंह को? 23 मार्च 1931। कब लग रही है? यदि कभी आपने एक मूवी देखी हो अजय देवगन की, द लेजेंड ऑफ भगत सिंह, देखिए उसका वेरी फर्स्ट सीन है, ट्रेन रुकती है, ट्रेन के से गांधी जी उतर रहे हैं, लाठी लाठी दिखाई दे रही है, गांधी जी उतर रहे हैं, बाहर कुछ लड़के खड़े हैं, वो कहते हैं गांधी जी मुर्दाबाद, गांधी जी मुर्दाबाद, भगत सिंह जिंदाबाद, गांधी जी गो बैक, गांधी जी गो बैक।
वो लड़के जो नारे लगा रहे हो भगत सिंह के समर्थक है। किसके समर्थक है? वो इस बात से नाराज है कि जब 20 दिन पहले गांधी अरविंद समझौता हुआ तो उसमें भगत सिंह को बचाया क्यों नहीं गया, भगत सिंह को फांसी क्यों लगा दी गई। गांधी जी का विरोध हुआ तो गांधी जी ने कराची अधिवेशन में कहा कि आप मेरा विरोध कर सकते हो, मुझे मार सकते हो, लेकिन मेरी बातों को, गांधी मर सकता है लेकिन गांधीवाद, किसने कहा? कौन सी अधिवेशन में? कराची। कौन से में? तुम्हारे क्या कोई डोरा करवा रखा है मौलवी से कोई है कि बोलना नहीं है, या घर वालों ने, या मैं तुम्हारा जेठ लगता हूं कि जेठ जी से इतनी शर्म तो आनी चाहिए, क्या ही बोलेंगे जेठ जी के सामने, दाढ़ी वाड़ी कटवा के हूं तो तुम्हें तुम बच्चा सा लगूंगा फिर बोलोगे तुम, क्या पता यार तुम बोलते ही नहीं हो। मेरे ना फेफड़े बाहर आ जाते हैं तुम्हें पढ़ाने में, बाकी किसी क्लास को पढ़ाने में मेरे को कोई जोर नहीं आता। 3 दिन में मैं बीमार हो गया, मुझे लगता है मैं जोर लगा रहा हूं, बाकी मैं बोलता हूं टाबर हो जोर से करते, तुम मैं करता रहता हूं। क्या हुआ तुम, क्या हुआ बता? अच्छा बात हुई क्या? नहीं पता क्या बात हुई?